Natak Radio presents the first in a series of radio plays written by Saadat Hasan Manto. ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में एक राइटर का जॉब करते हुए सन 1939 में मंटो ने खास रेडियो के लिए इन नाटकों की रचना की थी. Titled as आओ, this series has 10 plays and each play presents a delightful banter between the husband Kishore, the wife Lajwanti and their friend Narayan. इस श्रृंखला का पहला नाटक है आओ कहानी लिखें. इस नाटक में किशोर का पार्ट अदा कर रहे हैं औसाफ मसूद, लाजवंती समरा जान और नारायण अभय परांजपे. आओ कहानी लिखें. आओ कहानी लिखें. कहानी? हाँ कहानी. मैं लिखना नहीं जानता. कहो तो सुना दूं. चलो सुनाओ. तो सुनो. एक थी कहानी. उसकी बहन थी नहानी. उसका भाई था बसोला. उसने बसाए 3 गांव. 2 बसे बसाए, एक बसा ही नहीं. जो बसा ही नहीं उसमें आए 3 कुम्हार. 2 लंगड़े लूले, एक के हाथ ही नहीं. जिसके हाथ ही नहीं उसने बनाई 3 हांडियां. 2 टूटी टाटी, एक का तला ही नहीं. जिसका तला ही नहीं उसमें पकाए 3 चावल. 2 ऐंठे आठे, एक गला ही नहीं. जो गला ही नहीं उस पे उतरे 3 मेहमान. 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं. जो मना ही नहीं. भाई हटाओ इस बकवास को. अरे ये बकवास है क्या? जब जानू अगर तुम बता दो कि उस मेहमान को क्या हुआ जो मना ही नहीं. ये भी कोई बड़ी बात है? बात तो बड़ी नहीं, पर तुम ना बता सकोगी. कोशिश करो. 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं. जो मना ही नहीं उसको घर से निकाल बाहर किया. वो क्यों? जब तुम नहीं माना करते तो मैं यही तो किया करती हूँ. ठीक है, पर वो मेहमान है, मैं नहीं हूं. हर शख्स मेरी तरह कमजोर दिल कैसे हो सकता है? तुमने सोचे समझे बगैर उसे घर से निकाल दिया. वाह भाई वाह. भाई मैं तो यही करती. तुम ऐसा हरगिज ना करती. मैं जरूर करती. तुम कभी ना करती. मैं कहती हूँ मैं ऐसा जरूर करती. फिर वही बात. मैं जो कह रहा हूँ कि तुम ऐसा कभी ना करती. देखो जी, ये बात बढ़ जाएगी. तुम जानते हो कि मैं अपनी हट की पक्की हूँ. 1 इंच इधर ना हटूंगी. तुम्हारा रूठा हुआ मेहमान घर से जरूर बाहर निकाला जाएगा. तुम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती क्या हो. कहा? मैंने क्या कहा था? ये कहा था कि मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती. सच तो कहा था. तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हूँ? तो बताओ, तुम्हें घर से बाहर निकाल के मैं कैसे कर सकती हूँ? गोया आज तक मैंने कभी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला. चलो भाई यहाँ से भाग जाओ. लाजवंती जरा शांति से काम लो. हम बात उस रूठे हुए मेहमान की कर रहे हैं और घर से तुम हमें बाहर निकाल रही हो. जो बात मैं कहूंगी तुम्हें मानना होगी. पर ये कैसे हो सकता है? कहानी में ऐसा नहीं लिखा है. कहानी में क्या लिखा है? यही लिखा होना चाहिए कि उसको घर से निकाल बाहर किया. तुम मानती नहीं, मगर मैं कहता हूँ कि तुम बहुत सख्त दिल हो. वहां तो कुछ और ही लिखा है. भाई मैं किसी के लिखे हुए को नहीं मानूंगी. तुम सुन लो. 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं. जो मना ही नहीं उसको लगाए 3 पापोश. एक इधर, एक उधर, एक लगा ही नहीं. अब तुम खुद ही बताओ कि मैं ज्यादती कर रहा हूं या तुम? 3 पापोश लगाए गए ना? हाँ 3, पूरे 3. अगर 2 होते तो मैं कभी नहीं मानती. तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि 3 ही थे. थे तो 3, पर तीसरा लगा ही नहीं. चलो कोई बात नहीं, मेरे हाथ कभी नहीं चूकेंगे. मैं समझा नहीं. अच्छा है, अभी समझ के क्या करोगे? कोई आया है. तुम्हारा दोस्त नारायण है. ये तुमने कैसे पहचाना? घंटी से. प्रणाम भाभी. हेलो ओल्ड बॉय. क्या किस्सा है भाई? रोनी सूरत क्यों बनाए बैठे हो? मैं भाई मैं जरा सोच रहा था. आप सोच रहे थे? क्या ये सोच भी सकते हैं? मैं ये सोच रहा था कि आज उन्होंने घंटी की आवाज से पहचान लिया कि तुम आए हो, तो कल मेरी आवाज से पहचान लेंगी कि मैं डॉक्टर के पास जाने का बहाना करके तुम्हारे पास ताश खेलने आ रहा हूँ. जिंदगी यूं ना बसर हो सकेगी नारायण. ये शर्लॉक होम्स बन रही हैं दिन ब दिन. हमारा यह शर्लॉक होम्स भी एक ही काया था. जूते की नोक देखकर बता देता था कि उसके पहनने वाले की नाक टेढ़ी है. छड़ी से मैदे की हालत, सिगरेट की राख से आंखों का रंग, हैट से पैरों की शक्ल बता देना उसके नजदीक मामूली काम था. ये सब फर्जी किस्से हैं, झूठ मूठ की बातें. झूठ मूठ की बातें? क्या कह रही है भाभी जान? ये सब कहानियां हैं बाबा. इनमें सच कहाँ? जिसने चाहा गप हाँक दी. भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मुझे कहिए तो मैं अपनी तरफ से इसी तरह की 3-4 कहानियां बनाकर सुना दूं.
तो ये सब कहानियां होती है बिल्कुल फर्जी किस्से, जिनको मैं भी लिख सकता हूँ? जब आपके दोस्त लिख सकते हैं तो क्या आप ना लिख सकेंगे? अमा किशोर, मुझे मालूम न था कि तुम स्टोरी राइटर भी हो। क्या लिखा करते हो ऐसी कहानियां? भाई कभी लिखी तो नहीं, लेकिन सुबह से ये मेरे पीछे पड़ी हैं, आओ कहानी लिखें, आओ कहानी लिखें। तो आओ कहानी लिखे। आओ कहानी लिखें। तीनों मिलकर एक कहानी लिखें। बहुत अच्छा ख्याल है। एक कहानी के 3 राइटर। अब शुरू कौन करे? भाई जो बोले वही कुंडी खोले। तो लो, मैं शुरू करता हूं। एक रोज का जिक्र है, बाबू सालिग्राम रात को बहुत देर से घर आया। वो सख्त खौफ खा रहा था। उसकी बीवी कमला रात के सन्नाटे में चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हें कैसे मालूम कि बाबू सालिग्राम ब्याया हुआ था? भाई रात को वही लोग देर से आते हैं और डरते हैं जो ब्याए हुए होते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। तो उसकी बीवी रात में सन्नाटे में उसका इंतजार कर रही थी। सालिग्राम ये सोच रहा था कि उसकी बीवी को पता चल गया है, वो रात के 12:30 बजे तक ब्रिज खेलता रहा है और महीने की आधी तनख्वाह हार गया तो आफत आ जाएगी। ये तुमने अपनी तरफ से घड़ लिया है कि वो ब्रिज खेल रहा था। हालांकि मैं चाहता हूं कि वो रात को एक नाच देख कर आए। नाच? ये तो और भी अच्छा है। बोलिए नारायण साहब, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, एक रोज का जिक्र है। बाबू सालिग्राम रात को बहुत देर से घर आया। वह सख्त खौफ खा रहा था। उसकी बीवी कमला रात के सन्नाटे में चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। सालिग्राम यह सोच रहा था कि वो औरत जिसका नाच वो क्लब घर में देख के आया है, कितनी हसीन थी। चांद सा मुखड़ा, गोरी गोरी रंगत, काले नागनों के से बाल। जब वो नाचती थी तो उसके सफेद टखनों में बंधे हुए घुंघरों की झंझनाहट किस तरह उसके दिल की धड़कनों में घुल मिल जाती थी। वाह भाभी वाह! I say it is poetry. It is literature. उसके सफेद टखनों में बंधे हुए घुंघरुओं की झंझनाहट दिल की धड़कनों में घुल मिल जाती है। वाह! उसके कानों में इन घुंघरुओं की आवाज अभी तक गूंज रही थी। इसके साथ साथ उसके कान उन झड़कियों और गालियों के बेपनाह शोर सुनने के लिए तैयार हो रहे थे जो उसकी बीवी अपने सीने में छुपाए बैठी थी। मैं पूछता हूँ, तुम बीच में इस बीवी का किस्सा क्या ले बैठी हो? औरत के बगैर कोई अफसाना मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वो झड़कियों और गालियों का बेपनाह तूफान अपने सीने में क्यों छुपाए बैठी है? औरत के अपने हकूक की हिफाजत ना करे? तुम जैसे बेवफा मर्द अगर रात को 2-2 बजे घर आएं तो क्या तुम्हारा ये मतलब है कि औरतें खामोश बैठी रहें, कुछ ना कहें, घुल घुल के मर जाएं? तुम ऐश करो, नाच देखो, रंग रलियां मनाओ और हम अपनी जबान पर ताले डाल लें। मैंने ये कब कहा है भाई? मैंने ये कब कहा है? तुम तो बात बात पर भड़क उठती हो। हम कहानी लिख रहे हैं बाबा। लिखो, पर मेरी बात टोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, समझ लिया? हाँ, तो मिस्टर नारायण, हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हाँ, बहुत दूर पहुंच चुके हैं। हाँ, तो यहाँ तक मैं लिख चुका हूँ। इसके साथ साथ उसके कान उन झिड़कियों और गालियों का बेपनाह शोर सुनने के लिए भी तैयार हो रहे थे जो उसकी बीवी अपने सीने में छुपाए बैठी थी। सालिग्राम को इसकी कोई परवाह न थी। उस पर उस नाचने वाली का इश्क जो भूत सवार था। उसने दिल में यही सोचा, पर फौरन ही उसको ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है जबकि उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत है। वो अपने आप को धोखा दे रहा था सिर्फ इसलिए कि उसके दिल से वो डर दूर हो जाए जो आमतौर पर उन मर्दों के दिल में पैदा हो जाता है जो अपनी औरतों से दगा करते। उसका ये ख्याल भी गलत निकला। दरअसल उसके दिल को कोई और ही चीज सता रही थी। क्या? ये उसको मालूम नहीं था। ये भी अजीब बात है, उसको मालूम क्यों नहीं था? उसको मालूम क्यों नहीं था? मुझे क्या मालूम? बस उसे मालूम नहीं था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था। मुझे इस किस्म की ऊटपटांग बातें पसंद नहीं है। तुम ठीक ठीक बताओ कि उसे क्यों मालूम नहीं था। तुम ये कह देने से कि उसे मालूम नहीं था अपने सालिग्राम को इसकी मजलूम स्त्री की आंखों में सुर्खरू नहीं कर सकते। जो सजा मैंने तुम्हारे बाबू सालिग्राम के लिए सोच रखी है उसे मिल के रहेगी, समझे? तुम्हारी ये चालाकियां मेरे साथ नहीं चल सकेंगी। देखा नारायण, मैं तुमसे झूठ नहीं कहा करता। ये औरत बारूद की बनी हुई है, बारूद की। आतिशबाजी का चक्कर है। अब तुम बताओ कि ऐसी हालत में अफसाना कैसे मुकम्मल हो सकता है? मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। और मुझसे? अब आपसे मैं सिर्फ इस कदर कहना चाहता हूँ कि आप जो कहती है सही होता है। भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मगर फैसला क्या हुआ? फैसला यह हुआ कि कहानी को किसी ना किसी तरह मुकम्मल किया जाए। बहुत बेहतर। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, यह कह रहे थे कि दरअसल उसके दिल को कोई और ही चीज सता रही थी। क्या यह उसको मालूम नहीं था? इसी उधेड़ बुन में वो मकान के करीब पहुंच गया। इतने जल्दी? तुम बीच में ना बोलो जी।
आप लिखिए मिस्टर नारायण। उसी उधेड़बुन में वो मकान के करीब पहुंच गया। उसकी बीवी अब बड़ी बेचैनी से कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। बाबू सालिग्राम बड़े दरवाजे में दाखिल हुआ कि यकायक उसे कोई ख्याल आया और वो बाहर निकलकर सड़क पर टहलने लगा। देखिए नारायण साहब, आपके दोस्त इस इख्तियार से नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो मैंने ही इनके हाथों में दे दिया है। कैसा इख्तियार? झूठ ना बोलो लाज, आज तक तुमने मुझे कोई इख्तियार भी दिया है? मैं तो इस घर में नौकरों से बदतर जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मुझे कौन सा इख्तियार दिया है तुमने? परमात्मा के लिए झूठ ना बोलो। मेरी जूती को क्या गर्ज पड़ी है झूठ बोलने की? अव्वल दर्जे के झूठे हो तुम तो। अभी परसों की बात है, दोस्तों के साथ विस्की उड़ाकर रात को जब आए थे और मैंने पूछा था ये तेज तेज बू तुम्हारे मुंह से कैसी आ रही है, तो तुमने क्या जवाब दिया था? मैं क्या जानूं, मुझे होश थोड़ी था। भाभी, मैं एक बात अर्ज करूं? फरमाइए। इस वक्त तो आपके पति ने 16 आने सच कहा। भाई किशोर, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मुझसे तो इतना बड़ा सच कभी न बोला जाता। अच्छा भाभी, छोड़िए पुरानी बातों को, हमें कहानी भी तो मुकम्मल करनी है। क्या लिखाया था इन्होंने? हाँ, कि यकायक उसे ख्याल आया और वह बाहर निकलकर सड़क पर टहलने लगा। गोया सड़क कोई बाग था। खैर, तो लिखिए। थोड़ी देर टहलने के बाद बाबू सालिग्राम के कदम अपने आप दरवाजे की तरफ उठने लगे और अभी वो अच्छी तरह कुछ सोचने भी ना पाया था कि सीढ़ियां तय करके दरवाजे के सामने था। उसकी बीवी को ऐसा मालूम हुआ कि उसका पति आ गया है और दरवाजे के बाहर खड़ा है। दौड़कर उसने दरवाजा खोल दिया। मगर उसको ये देखकर बड़ी नाउमीदी हुई कि दरवाजे के बाहर कोई भी ना था। वो कैसे? वो ऐसे कि बाबू सालिग्राम गलती से दूसरी मंजिल पर डॉक्टर हेमचंद के फ्लैट को अपना मकान समझे हुए था। अच्छा, कोई बात नहीं। बाबू सालिग्राम गलती से दूसरी मंजिल पर डॉक्टर हेमचंद के फ्लैट को अपना मकान समझे हुए था। यही लिखाया है ना तुमने? हाँ, यही। आगे लिखिए मिस्टर नारायण। जी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और डॉक्टर हेमचंद डंडा हाथ में लिए बाहर निकला और बाबू सालिग्राम ने इन अल्फाज में माजरत तलब की। मुझे बेहद अफसोस है कि आपकी मसहरी का वो डंडा जो मेरी बीवी ने गुसलखाने का नल साफ करने के लिए मंगवाया था फौरन वापस ना पहुंचा सका। आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। ये सरासर इश्तराकियत है, ये जुल्म है। मिस्टर नारायण, मैं इसके खिलाफ आवाज बुलंद किए बगैर नहीं रह सकती। आपके दोस्त मुकाबले में निहायत ओछे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इसका पूरा एहसास है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बड़े शौक से। क्या यह जंग है? जी हाँ, जंग ही तो है। तो माफ कीजिए, जंग और मोहब्बत में हर चीज रवा होती है। आपको भी हर किस्म का इख्तियार हासिल है ना? तो क्या मैं इस इख्तियार से फायदा उठाऊं? हाँ, क्यों नहीं। तो लिखिए। इस आसानी से उस उलझन से निजात पाकर बाबू सालिग्राम अपने फ्लैट में पहुंचा। उसकी बीवी दहलीज में खड़ी थी। अपने पति को डंडा हाथ में लिए आता देख के उसने दौड़ के जो चीज उसे पहले नजर आई उठा ली और आने वाले हादसे के लिए तैयार होकर दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। अब बचाओ अपने आप को। लाजवंती, कहीं सचमुच में ये घुंघरू मेरे ही मुंह पर ना मार देना। परे करो इस हाथ को। अगर मेरे हाथ में डंडा होता तो और बात थी, मगर मैं तो निहत्ता हूँ। तुम ज्यादा बातें ना बनाओ जी। अपने बाबू सालिग्राम को बचाने की कोशिश करो। मैं पहले अपने आप को तो बचा लूं। छोड़ो इन घुंघरुओं को लाजवती। मुझे बड़ी वहशत होती है तुम्हारे उठे हुए हाथ से। अब धरी रह गई सारी चालाकी। बचाओ मर्दुए सालिग्राम को। भाई परमात्मा के लिए मुझे और बाबू सालिग्राम को किसी हीले से बचाओ। मेरा दिमाग तो इसने इन घड़कियों से ही परेशान कर दिया है। मेरी तरफ से आपको मदद करने की इजाजत है मिस्टर नारायण। मैं आपकी इस इनायत का बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो क्या मैं सचमुच इनकी मदद कर सकता हूँ? मैं तमाम दुनिया के मर्दों को इनकी मदद की इजाजत देती हूँ। मुझे मालूम है कि अब कोई हीला काम ना कर सकेगा। शायद तो अपने पति को डंडा हाथ में लिए आता देखकर उसने दौड़ के जो चीज उसे पहले नजर आई उठा ली और आने वाले हादसे के लिए तैयार होकर दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। वह कांप रही थी। कांप रही थी? गुस्से से? जी नहीं, वह कांप रही थी क्योंकि उसका पति डंडा हाथ में लिए मजबूत कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह दौड़ के आगे बढ़ी और अपने पति के कदमों में गिर पड़ी। उसकी उंगलियों में फंसे हुए घुंघरू धागे के बंधन से आजाद होकर पथरीले फर्श पर तारों की तरह बिखर गए। फिर क्या हुआ? बाबू सालिग्राम को सख्त हैरत हुई कि मामला क्या है। घबराए हुए लहजे में वह सिर्फ इस कदर कह सका, कमला। कमला ने आंसुओं भरी आवाज में कहना शुरू किया, मुझे माफ कर दो नाथ,
मुझे माफ कर दो। जो कुछ मैंने किया वह सिर्फ तुम्हारी खातिर था, सिर्फ तुम्हारी खातिर। बाबू सालीग्राम ने पूछा, मेरी खातिर? कमला ने कहा, हाँ तुम्हारी खातिर। अगर तुम्हारे सिर पर 3,000 रुपयों का कर्ज न होता तो मैं कभी ऐसा न करती। मुझे माफ कर दो। ये क्या पहेली है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। बाबू सालीग्राम की समझ में भी कुछ नहीं आया था। उसने पूछा, कमला ये तुम क्या कह रही हो? कमला ने जवाब दिया, मैं आज शाम यूनाइटेड क्लब में तुम्हारी इजाजत के बगैर नाच के आई हूँ। मुझे उसके एवज 3,000 रुपए मिले हैं जिनसे तुम्हारा कर्ज अदा हो सकता है। बाबू सालीग्राम के मुंह से बेइख्तियार एक चीख निकली। वो कमला से लिपट गया और कहने लगा, क्या राधा के लिबास में यूनाइटेड क्लब की स्टेज पर तुम नाच रही थी? मैं भी तो वहीं मौजूद था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बाबू सालीग्राम और कमला खुशी खुशी कमरे में जाकर सो गए और सारी रात उनके कानों में घुंघरुओं की झंझनाहट गूंजती रही। अच्छा, प्रणाम भाभी। गुड नाइट ओल्ड बॉय। मेरी दुआ है कि आज रात आप दोनों के कानों में भी घुंघरू बजते रहे।